जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रहास ज्ञान सर्विसेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर के बारे में। दोस्तों इस चैप्टर में हम लोगों को भारत के बारे में पढ़ना है। भारत के बारे में दोस्तों इस चैप्टर में हम लोगों को भारत के बारे में पढ़ना है। हमारा देश भारत के बारे में। भारत एक बहुत ही बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। भारत उत्तर में यह हिमालय पर्वत की शिखरों से घिरा हुआ है। अगर पश्चिम की बात करें तो अरब सागर है और पूर्व में इसके बंगाल की खाड़ी है। वही दक्षिण की बात करें तो हिंद महासागर से घिरा हुआ है। और इस प्रकार से भारत एक प्रकार का प्रायद्वीप तट से घिरा हुआ है, प्रतीप बनाता है। ठीक है, भारत के प्रायद्वीप तटों पर लहराते हैं। प्रायद्वीप किसको कहते हैं? तो प्रायद्वीप वह स्थल होता है जिसको जो तीन तरफ से जल से घिरा हो। तो दोस्तों देखिए, भारत की स्थिति कुछ इस तरह से है। तो इधर भी जल है, इधर भी जल है और नीचे भी जल है और ऊपर दोस्तों पहाड़ है, पर्वत है। तो तीन तरफ से जल से घिरा है। तो इतना दूर से भारत जो है प्रायद्वीपीय भाग हो जाता है। ठीक, इसको भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं। दोस्तों आगे बोल रहा है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार जो है 3200 किलोमीटर तक है। जबकि अगर पूरा पश्चिम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार जो है 29 किलोमीटर है। यानी कि ऊपर से नीचे की विस्तार है दोस्तों 3200 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार है 2900 किलोमीटर। ठीक है, इस बात को आप याद रखिए। उसके बाद बोल रहा है ऊंचे ऊंचे पर्वतों, भारतीय मरुस्थली, महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान, पठारी सतह पर तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थलों की विभिन्नता को दर्शाता है। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत विभिन्नता है। तो बहुत सारी विभिन्नताएं हैं यहाँ पे। इस विभिन्नताओं में से हम एकता को पाते हैं। फिर भी इतने विभिन्नता होने के बाद भी भारतीय में एकता को हम लोग पाते हैं, जो हमारी परंपरा में दिखाई देती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। 2011 की बात करें तो 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है भारत। अब आइए इसकी स्थिति के बारे में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जान लीजिए कि आप बोल रहा है कि आप जानते हैं किस चीज़ के जानने की बात बोल रहा है। बोल रहा है कि बड़े देश जिसका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है ना, उसमें मानक समय रेखा 1 से अधिक होता है। तो ये बात हम आपको पहले भी बताए थे। रूस में दोस्तों कुल 11 मानक रेखाएं थी। पिछली चैप्टर्स में आप लोग पढ़े थे देशी अक्षांश और देशांतर जब हम पढ़ाए थे तो आप लोग को बताए थे। अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें दोस्तों तो उसमें 7 है, मानक रेखा 7 है। और अगर कनाडा की बात करें तो उसमें मानक समय रेखा की संख्या कितनी है? 6 है। अब इस देखिए अपनी भारत की स्थिति को देखते हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत दोस्तों बिल्कुल से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और उसके बावजूद उत्तरी गोलार्ध के साथ साथ वो पूर्वी गोलार्ध में भी स्थित है। बोल रहा है कर्क रेखा की बात, तो कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तर में पड़ता है, देश के मध्य भाग से होकर के गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार देखिए 8 डिग्री 4 सेकंड मिनट के तथा उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है इसका विस्तार बोल रहा है। और पूरा पश्चिम की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 इस तरह से। देखिए ऊपर से अगर बात देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इधर यहाँ पे इसका डिग्री की बात करें, यहाँ पे इसका स्थिति तो 8 डिग्री 4 मिनट है। और यहाँ पे दोस्तों 37 डिग्री 6 सेकंड है, 6 मिनट है। और इधर की अगर बात करें तो यहाँ पे दोस्तों है 68 डिग्री और यहाँ पे 97.25। ठीक, तो इस तरह से इसको यही बता रहा है। ठीक, बोल रहा है कि अगर हम विश्व को पूर्वी तथा पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में पड़ेगी। ठीक है, बोल रहा है बहुत बड़े देशांतीय विस्तार लगभग 29% के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस कारण से इस तरह पूरी दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच के समय में लगभग 2 घंटा का अंतर होता है। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1 डिग्री देशांतर के स्थानीय मिनट कितना होता है? 4 मिनट। यानी कि 4 मिनट में 1 डिग्री घूमता है भारत, सॉरी पृथ्वी। बोल रहा पृथ्वी पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटा पहले ही हो जाता है। और आप पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय रेखा को भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। और यह एवमोत्तर भारत के का मानक एवमोत्तर भी कहा जाता है। इसकी स्थिति के बारे में पता चल गया। अब इसके पड़ोसी देश के बारे में देखिए जानते हैं। बोल रहा है 7 देशों का स्थानीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हुई है। यहाँ पे 7.1 में इसके देश के नाम दे रहा है इसके पड़ोसी देश का नाम। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पाकिस्तान है इसका पड़ोसी देश, फिर अफगानिस्तान है, इधर चीन है, नेपाल है, तिब्बत है, म्यांमार है, बांग्लादेश, भूटान। ठीक है, नीचे देखते देखते ये है श्रीलंका, मालदीव भी है। तो ये सारे जो है इसके पड़ोसी देश है। ठीक, सारा जो इसमें टच वाला देश है। अब देखिए ये विस्तार की बात दे रहा है इधर।
भारत को अच्छी तरह से। यहाँ पर इनमें से कौन कौन से देश है जिसकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हुई है? तो देखिए दोस्तों, श्रीलंका का जुड़ी हुई, बाकी को समुद्र से नहीं जुड़ा हुआ है। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप है, श्रीलंका और महाद्वीप, ये भी हमारा पड़ोसी देश ही है, जो मतलब भारत से श्रीलंका पाक जल संधि के द्वारा अलग होती है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन की बात कर रहा है। बोल रहा है भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब दोस्तों ये 7 केंद्र शासित प्रदेश से 8 हो गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ ना, तो उसमें हो गया, और राज्यों की संख्या पुनः से 28 हो गई है। ठीक, बोल रहा है इसको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली भारत की क्या राजधानी है? राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य की अगर बात करें तो वो राजस्थान है, और अगर सबसे छोटा की बात करें तो वो गोवा है। किस चीज़ से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। राज्यों का जिलों में बांटा गया है। राज्य को क्या कहेगा? जो जिला में बांटा गया है। अब देखिए इसका भौतिक विभाजन के बारे में बोल रहा है। ठीक, देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रही है, इसके बारे में पहले देख लेते हैं। बोल रहा है जलोढ़ मिट्टी क्या है? तो जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई बहुत ही महीन मिट्टी होता था, नदी बेसिन के में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी किसको कहते हैं? तो एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में आकर के मिल जाती है। जैसे ये नदी बह रहा है, इधर से आया एक नदी मिल गया, इधर से आया एक नदी मिल गया, फिर इसी में बह रहा है, तो इसको दोस्तों जैसे मिल करके बह रहा है तो इसको कहते हैं सहायक नदी। इसको कहेंगे सहायक नदी। ये मुख्य नदी है, ठीक है, सभी इसी में मिल करके बहेगा तो उसको कहेंगे सहायक नदी। बोल रहा है गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है, जिसको सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। और यह डेल्टा की आकृति लगभग मतलब त्रिभुजाकार के जैसा होता है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। मतलब जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश कर रही है तो वहाँ पर मुहाना पर एक डेल्टा बन जाता है, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। अब देखिए भौतिक विभाजन की बात यहाँ पे बोल रहा है। बोल रहा है भारत की में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार के, जैसे पर्वत भी है, पठार भी है, मैदान है, तट है, द्वीप समूह, ये सारी चीज़ जो है भारत में पाए जाते हैं। उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिमजोड़ आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। मतलब हिमालय हमारे भारत के ठीक ऊपर में उत्तर की ओर हिमालय पर्वत है, पूरा बर्फ से ढका रहता है। हिमालय पर्वत के 3 मुख्य समानांतर श्रृंखला में बांटा गया। तो हिमालय को 3 श्रृंखला में बांटा गया है। पर अगर सबसे उत्तर की बात करें तो उसको बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। जो सबसे उत्तर में होगा दोस्तों तो उस पर ज़्यादा बर्फ रहेगा, उसको हिमाद्री कहेंगे। और बृहद हिमालय सबसे बड़ा है, सबसे ऊपर है, इसलिए उसको बृहद हिमालय कहेंगे। अगर हम बात करें इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर, तो विश्व की सबसे ऊंची शिखर दोस्तों इसी बृहद हिमालय में स्थित है। और मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में, मतलब फिर ठीक नीचे थोड़ा सा आते हैं तो मध्य हिमालय पड़ता है, या उसको हिमाचल कहा जाता है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी के नाम अगर हम बोलें तो वो मध्य हिमालय में पड़ता है। और 5 पहाड़ी स्थानों का नाम का पता लगाइए जो मध्य हिमालय में पड़ते हैं। और सबसे अगर दक्षिण में दोस्तों देखें तो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक पहाड़ी आ जाता है सबसे दक्षिण में। मतलब भारत के तो उत्तर में होगा, लेकिन हिमालय में सबसे नीचे होता है तो वो होता है शिवालिक। ठीक, अब देखिए बोल रहा है हिमालय के दक्षिण में भारत के उत्तरी मैदान स्थित है। अब ये तीनों श्रेणी के छोड़ा करके तीनों पूरा हिमालय जो शिवालिक श्रेणी तक जब बढ़ जाता है तो उसके नीचे आते हैं तो भारत का उत्तरी मैदान का विस्तार होता है। यह मैदान असमतल और सपाट होते हैं। मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदी के द्वारा लाए गए जड़ों निक्षेप से बने होते हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों की जनसंख्या अधिक है। भूमि को उपजाऊ बनाते हैं ना, तो इसके कारण यहाँ पे जनसंख्या क्या है, बहुत ही अधिक है। बोल रहा है भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल है। इसका पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल है। यह शुष्क होता है, गर्म होता है और रेतीला भाग होता है। वनस्पति की मात्रा वहाँ क्या होती है, बहुत ही कम होती है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। अगर दक्षिण में बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार है। तो हम लोग बताएं प्रायद्वीपीय पठार किसको कहते हैं? प्रायद्वीप उसको कहेंगे जो 3 तरफ से जल से घिरा। तो नीचे वाला भाग ही 3 तरफ से जल से घिरा है, ऊपर वाला भाग तो प्रायद्वीपीय होगा नहीं, तो नीचे वाला भाग को प्रायद्वीपीय भाग कहा जाता है। बोल रहा है कि इसकी आकार क्या है, त्रिभुजाकार है। इसकी धरातल काफ़ी ऊंची नीची, इस क्षेत्र से बहुत सी बड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व का सबसे पुरानी श्रृंखला है। तो सबसे पुरानी श्रृंखला की बात करें दोस्तों तो वो अरावली श्रृंखला है। बिंद और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं इसमें है। इन श्रृंखलाओं से होकर के ताप्ती और नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है सतपुड़ा और बिंद पहाड़ी से होकर के। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती है। दोस्तों याद रखिएगा सारी जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन 2 ये ऐसी नदियां हैं आप बाद में याद रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती जो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो अरब सागर में नर्मदा और ताप्ती नदी किधर गिरती है, अरब सागर में गिरती है। और सतपुड़ा और बिंद पहाड़ी से होकर के ये बहती है। पूरा इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सहाद्री है, पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो प्रायद्वीपीय भाग है ना, तो इधर पूर्व की पहाड़ी होगा तो इसको पूर्वी घाट कहेंगे, और इधर पश्चिमी घाट है, इसको सहाद्री भी कहा जाता है। ठीक है,
अब बोल रहा है कि पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से, जबकि पूर्वी घाट का विस्तार टूटा हुआ एवं असमान रूप से है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, इसमें टूटा हुआ भाग नहीं है, इसमें बिल्कुल ही ऐसे शांत है, ठीक है। लेकिन इधर दोस्तों टूटा हुआ क्यों? क्योंकि नदी सारा इसी में बहता है, तो टूट टूट करके यहाँ से बह गया है। यहाँ टूटा, यहाँ टूटा, इधर बंगाल की खाड़ी, तो इधर नदियाँ गिरती है। लेकिन दो नदियाँ बस, इधर दो ही नदियाँ गिरती है, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। तो इधर उतना टूटा हुआ नहीं है, सारा इसका भाग जो है लगातार है, क्रमबद्ध है। लेकिन इधर असमान रूप से विकसित है और इधर टूटा हुआ भाग स्थित है, तो जहाँ तहाँ टूटा हुआ है, ठीक। ये घाट, तो इस तरह से इसका विस्तार है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में, पश्चिम घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूरब में, पश्चिम घाट के पूर्व में, पश्चिम घाट के पश्चिम में और तथा पूर्वी घाट के पूरब में, पूर्व में तटीय मैदान स्थित होता है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान ये काफ़ी संकरा है, पश्चिम की ओर भाग काफ़ी संकरा है। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत क्या होता है? चौड़ा होता है। बोल रहा है वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ होती हैं, जैसे महानदी हो गया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का भी निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने को सुंदर डेल्टा बन स्थित है, ठीक है। तो इतने सारी चीज़ हो गया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि क्या आप जानते हैं किसके बारे में बोल रहा है? परवाल के बारे में बोला है। परवाल छोटी समुद्री जंतु की कंकाल होती है, इसको पॉलिस कहा जाता है। तो छोटी जो जंतु यहाँ पे देखिए परवाल द्वीप का फिगर दिया है। बोल रहा है प्रवाल क्या होता है? प्रवाल जो होता है छोटी समुद्री जंतुओं का कंकाल होता है, उसको पॉलिस भी कहा जाता है। जब जीवित पॉलिस मरते हैं तब उसका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिस की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती रहती है, तो जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचा हो जाता है। इस प्रकार से एक द्वीप का निर्माण हो जाता है, जिसको प्रवाल द्वीप भी कहा जाता है। हो गया यहाँ तक। अब दोस्तों देखिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है भारत के दो द्वीपीय समूह है। कौन कौन से? लक्षद्वीप अरब सागर में है, और एक केरल के तट से कुछ दूर पर प्रवाल द्वीप है। और अंडमान निकोबार की बात करें तो भारत के दक्षिण पूरब में की स्थित बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप है। क्या आप जानते हैं कि कौन कौन से महाद्वीपीय समूह 2004 में दोस्तों ये हो गया था, अंडमान निकोबार प्रभावित हुआ था, ठीक है। या देखिए समाचार पत्रों तथा लोगों के बीच बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि कहाँ पे वहाँ भूकंप ऐसा आया था, ठीक है। तो इतना हो गया, ऐसा इतना ही बस दिया है इस चैप्टर्स में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ चित्र है, फिगर, ये सुनामी का फिगर है, सुनामी का, ठीक है, कोई बनाया है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे इस सुनामी के बारे में कुछ बोल रहा है। एक कविता लिखी है, एक लड़की है पंखुड़ी विद्या, सुनामी पर कविता लिखी है, ठीक। सुनामी किस तरह से आता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। और ये फिगर दोस्तों पारा है, कौन पता है? ये फिगर जो बनाया है सुनामी का वो है वेदनाथ अस्वैन। और यहाँ पे इसका कुछ फिगर से दिया गया है भारत के भौगोलिक विभाजन का। तो देखिए भारत के भौगोलिक विभाजन, इधर मरुस्थल है, ये अरावली श्रेणी है, इधर हिमालय है, और इधर मैदान है, नदी में है तो मैदान है, उधर सतपुड़ा पहाड़ी है, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी इधर से गिर रही है, फिर गोदावरी नदी देखिए इधर गिरती है, कृष्णा नदी इधर, महानदी इधर गिरती है, इधर ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी आकर भी इधर ही गिर रही है, ठीक है। तो इधर पहाड़ है, फिर मैदान है, फिर इधर मरुस्थल है, और नीचे ये सारा जो है पर्वतीय भाग है। नीचे क्या है? पर्वतीय भाग है। तो यही है इसका फिजिकल डिवाइडेशन, मतलब प्रकृति मतलब भौतिक विभाजन, ठीक। और ये दोस्तों देखिए बोल रहा राजनीतिक मानचित्र है, ठीक। 2014 में क्या हो गया? तेलंगाना 29वां राज्य बन गया। तो ये राजनीतिक है, तो राजनीतिक में क्या होगा? इसका सीमा भी दिखाएगा, ठीक है। आप पढ़े थे ना मानचित्र के बारे में, कौन सा मानचित्र में कैसा दिखाता है? तो भौतिक था तो पर्वत पहाड़ी सारा दिखा रहा था, ये राजनीतिक है तो सबकी सीमा दिखाएगा। देखिए महाराष्ट्र की सीमा इतना दूर तक विकसित है, दिखा रहा है। मध्य प्रदेश यहाँ पे इतना दूर में है, उत्तर प्रदेश इतना दूर में विभाजित है, तो इसके बारे में यहाँ पे दिखा रहा है। और ये आप लोग अब समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अगला चैप्टर्स में, ठीक। जय हिंद दोस्तों।